तो लास्ट क्लास तक जो भी चीज़ हमने पढ़ा था ना, हम टीटीएल तक सारे जो आईपी हेडर के इन्फॉर्मेशन थे ना, उनके बारे में हमने देख लिया था। तो हमारे पास अभी सिर्फ अगर हेडर के बारे में हम देखें तो इसमें सिर्फ 4 फील्ड ही हमारे पास बचता है। एक होता है आपके पास प्रोटोकॉल टाइप फील्ड, दूसरे आपके पास ये वाला आपका प्रोटोकॉल टाइप हेडर चेकसम एक आपके पास हो गया, सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, और ऑप्शन एंड पैडिंग आपका टीसीपी हेडर के लिए जो मैंने जैसे आपको बताया था वो ऐसे ही सेम यहाँ पे भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे प्रोटोकॉल का फील्ड क्या बताता है। एक्चुअली ये 8 बिट का इन्फॉर्मेशन होता है। तो प्रोटोकॉल फील्ड आपका आईपी हेडर में ये बताता है कि जैसे मैंने आपको बताया था ना, ऊपर की लेयर मतलब एप्लीकेशन लेयर से अगर आप कोई डेटा जनरेट कर रहे हो और टीसीपी, जब टीसीपी अगर यूज हो रहा है या फिर यूडीपी जो भी आपका यूज होता है, तो उसके हिसाब से सेगमेंट या फिर डेटाग्राम में वो कन्वर्ट हो जाता है आपका कहाँ पे, ट्रांसपोर्ट लेयर में। ठीक है, तो उसके बाद आपका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में मान लो ये टीसीपी यूज हो रहा था आपका डेटा के साथ, इसको आप सेगमेंट बोल रहे हो। फिर उसके बाद जब ये क्या होता है, जब नीचे आ जाता है ना आईपी के पास या फिर नेटवर्क लेयर में आ जाता है, आईपी भी क्या करता है, अपने इन्फॉर्मेशन जो होता है उसको अटैच कर लेता है, या फिर आप ऐसा मान सकते हो कि आईपी हेडर को वो अटैच कर लेता है इसके ऊपर। तो जो आईपी हेडर वो अटैच करता है, उस आईपी हेडर में तो कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ताकि ये जो डेटा जिसको आईपी एनकैप्सुलेट कर रहा है, मतलब जिसके ऊपर आईपी अपना इन्फॉर्मेशन लगाने के बाद जिसे पैकेट या फिर फ्रेगमेंट बोल रहा है, उसके अंदर कौन सा इन्फॉर्मेशन है, किस टाइप का इन्फॉर्मेशन है, उसके जानकारी भी ऊपर से पता होना चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पोस्ट आपके पास पियोन होता है ना, वो आपके पास कुछ खाम लेके आया, आपको पता नहीं उस खाम के पास, खाम के अंदर आपका क्या है, आपको खोलने के बाद हालांकि पता चलेगा। लेकिन अगर वो ऐसा करता है, ऊपर में अगर ऐसा कर देता है कि आपके लिए मान लो कोई मनी पैसा वगैरह किसी ने भेजा है, या फिर किसी ने वो होता है ना राखी वगैरह बेचते हैं, वो किसी ने भेजा है, या फिर किसी ने लेटर भेजा है, अगर उसके इन्फॉर्मेशन ऊपर में मेंशन हो जाता है ना, तो आपको ईजी हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि अंदर किस तरह का डेटा मेरा ये पैकेट के अंदर है। तो यहाँ पे भी आपका ऐसा ही होता है। जब आईपी क्या करता है, आपके डेटा को एनकैप्सुलेट कर लेता है ना, एनकैप्सुलेट करने के बाद उसके अंदर जो आईपी हेडर में एक फील्ड आपके पास होता है प्रोटोकॉल टाइप फील्ड या फिर प्रोटोकॉल फील्ड, उस फील्ड में वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन उस डेटा का डाल देता है, मतलब वो ये बता देता है कि इसमें किस तरह का डेटा आपका है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये वाले डेटा जो था ना आपने एप्लीकेशन लेयर से जनरेट किया था या फिर लेयर 7 से आपने जनरेट किया था, ठीक है, तो जब ट्रांसपोर्ट लेयर में वो डेटा आया, वो आपका टीसीपी यूज किया था। तो अभी आईपी क्या करेगा, उस टीसीपी के डेटा को जब वो एनकैप्सुलेट कर लेगा, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर जो प्रोटोकॉल टाइप का फील्ड है ना, उसमें टीसीपी का जो प्रोटोकॉल नंबर होता है 6, उसको मेंशन कर देगा, ताकि आप अगर किसी भी डिवाइस जब वो इन्फॉर्मेशन को खोल के देख रहा है, आईपी हेडर में उसे 6 का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है प्रोटोकॉल टाइप फील्ड में, तो उससे पता चल जाएगा कि आईपी के बाद ये जो डेटा है ऊपर का लेयर का, वो टीसीपी का डेटा लगा गया है। ठीक है, मतलब ये डेटा टीसीपी को यूज किया है। या फिर आपका ऐसा भी होता है, कुछ प्रोटोकॉल आपके होते हैं जो लेयर 3 पे ही काम करते हैं। जैसे आपके पास कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, आपके पास OSPF हो गया, EIGRP हो गया, ये सारे प्रोटोकॉल आपका एप्लीकेशन लेयर से डेटा जनरेट नहीं करते हैं। ये सारे प्रोटोकॉल आपका टीसीपी या यूडीपी किसी को भी यूज नहीं करते, क्योंकि ये सारे प्रोटोकॉल आपका जो लेयर 3 होता है ना, आपका जो इंटरनेट लेयर या फिर नेटवर्क लेयर होता है, उस लेयर में ये लोग काम करते हैं। तो ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, अपने इन्फॉर्मेशन को जनरेट कर लेते हैं, करने के बाद डायरेक्ट वो क्या करते हैं, आईपी को हैंड ओवर करा देते हैं। अभी आईपी क्या करता है, मान लो यहाँ पे आपका OSPF था, तो OSPF का एक प्री डिफाइंड प्रोटोकॉल नंबर आपका ऑलरेडी है 89 करके। ठीक है, तो ये क्या करता है, आईपी अपने इन्फॉर्मेशन में जो प्रोटोकॉल टाइप का फील्ड होता है ना, उसके अंदर 89 लगा देता है, ताकि जो डिवाइस उस डेटा को रिसीव करे, आईपी हेडर को खोलने के बाद उससे पता चल जाता है कि आईपी हेडर खोलने के बाद ये इन्फॉर्मेशन मुझे किसको हैंड ओवर कराना है, OSPF को हैंड ओवर कराना है। ठीक है, अगर टीसीपी यूज हुआ है ट्रांसपोर्ट लेयर में, तो यहाँ पे वो क्या करता है, प्रोटोकॉल टाइप वाले फील्ड में 6 को मेंशन कर देता है, जो आपका टीसीपी का प्रोटोकॉल नंबर होता है, ताकि आईपी हेडर में इंफॉर्मेशन खोलने के बाद जो भी डेटा निकला, उस डेटा को हम क्या करेंगे, अभी टीसीपी को हैंड ओवर करा देगा डिवाइस। इसीलिए आईपी क्या करता है, प्रोटोकॉल टाइप वाले फील्ड में एक इन्फॉर्मेशन मेंशन कर देता है, जिस इन्फॉर्मेशन से पता चल जाता है कि किस तरह का डेटा आपके आईपी हेडर के अंदर एनकैप्सुलेट है। और आप ऐसा भी मान सकते हो, इट डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा
ठीक है, ये बस आपका डिफाइन करता है ये किस तरह का डेटा आपका है। ये होता है आपका प्रोटोकॉल टाइप फील्ड। जैसे आपका एक था ना, आपका टीसीपी और यूडीपी में मैं आपसे बात कर रहा था कि आपका एक पोर्ट नंबर होता है, हालांकि वहाँ पे आपका सर्विस बेस्ड डिलीवरी होता है इसलिए आपका सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर आता है, बट यहाँ पे आपका लॉजिकल एड्रेस के बेस पर आपका डेटा का डिलीवरी किया जाता है, इसलिए यहाँ पे आपका सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस आपका आ जाता है। लेकिन ऊपर में कौन से वाला डेटा आपने अटैच किया है या फिर कौन से वाला डेटा को आईपी जो है आपका एनकैप्सुलेट करके अपने अंदर रखा है, या फिर किस तरह का डेटा के ऊपर आईपी ने अपना इन्फॉर्मेशन लगाया है, उसके इन्फॉर्मेशन वो क्या करता है आपका प्रोटोकॉल टाइप वाला जो फील्ड होता है उसके अंदर वो डाल देता है। हर एक प्रोटोकॉल के लिए आपका क्या होता है, एक प्रोटोकॉल नंबर होता है। ये प्रोटोकॉल नंबर आपका कैसा होता है, देखो जो प्रोटोकॉल आपके लेयर 3 में काम करेंगे, जैसे आपका OSPF हो गया, आपका ICMP हो गया, आपका EIGRP हो गया, तो ये सारे प्रोटोकॉल लेयर 3 में आपका काम करते हैं। हेज दे आर ऑन प्री डिफाइंड प्रोटोकॉल नंबर, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल्स जैसे कि आपका लेयर 3 पे ही काम करते हैं, तो इनके लिए ऑलरेडी कुछ प्रोटोकॉल नंबर आपका डिफाइन करके रखा गया है। जैसे OSPF के लिए आपका 89 है, आपका EIGRP के लिए 88 है, और आपका ICMP के लिए प्रोटोकॉल नंबर 1, इस तरह का कुछ प्रोटोकॉल नंबर इनके लिए ऑलरेडी फिक्स करके रखा गया है। लेकिन जो प्रोटोकॉल आपके एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं, जो आपके एप्लीकेशन लेयर पे, जैसे आपका HTTP हो गया, HTTPS हो गया, आपका SNMP हो गया, तो उनके लिए प्रोटोकॉल नंबर आपका क्या होता है एक्चुअली, अगर वो TCP यूज करते हैं तो उनका प्रोटोकॉल नंबर IP हेडर में TCP का आएगा, अगर वो UDP यूज करते हैं तो प्रोटोकॉल नंबर यहाँ पे आपका UDP का आएगा। जैसे TCP का 6 है, UDP का 17 है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे बात करता हूँ कि मैंने कुछ OSPF का मैसेज जनरेट किया, मेरा डिवाइस OSPF एक लेयर 3 प्रोटोकॉल है, तो वो क्या करता है डायरेक्टली डेटा को IP हेडर को इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो IP क्या करता है, अपने प्रोटोकॉल टाइप जो IP के हेडर में ना, तो प्रोटोकॉल टाइप मीन्स फील्ड है, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन क्या करता है 89 डाल देता है। लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल मैंने HTTP का कुछ डेटा जनरेट किया, तो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में वो डेटा लेयर 7 में आपका जनरेट हुआ, लेयर 4 में ये डेटा आता है और ये क्या करता है आपका TCP को यूज करता है। ये एक TCP बेस्ड प्रोटोकॉल है, तो ये TCP को यूज करता है। अभी TCP क्या करता है, यहाँ पे आपका पोर्ट नंबर क्या होता है, लेयर 4 में ये क्या करता है, सोर्स पोर्ट आपका कुछ रैंडम सा डाल देता है, डेस्टिनेशन पोर्ट आपका 80 हो जाता है, और ये आपका कौन सा यूज कर रहा है, यहाँ पे TCP यूज कर रहा है। अभी लेयर 3 में जब IP हेडर में हम उसी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे, जो प्रोटोकॉल नंबर वाले फील्ड पे यहाँ पे जब हम देखेंगे, तो ये क्या करेगा, ऊपर वाले लेयर पे TCP यूज हुआ है, इसलिए ये क्या करेगा प्रोटोकॉल नंबर TCP का यूज कर लेगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपका लेयर 7 से जनरेट हो रहा है और लेयर 4 में वो UDP यूज कर रहा है, तो वहाँ पे वो IP क्या करता है, जो प्रोटोकॉल नंबर वाला फील्ड होता है उसमें UDP का प्रोटोकॉल यूज कर देता है। क्यों, क्योंकि प्रोटोकॉल नंबर आपका यही बताता है कि जब मैं ये IP वाला इन्फॉर्मेशन को जब निकाल लूँगा, इसमें मेरे को पता चल गया कि सोर्स IP कौन सा है, डेस्टिनेशन IP कौन सा है, जितने भी इन्फॉर्मेशन मेरे को IP हेडर में था वो मेरे को पता चल गया। उसके बाद मेरे को क्या करना है, जो डेटा आया था उसको तो ऊपर वाले को हैंडओवर कराना है ना, ऊपर वाले जो काम किया था उसको तो हैंडओवर कराना है। तो इस केस में ये आपका डिफाइन करता है इसको किसको हैंडओवर कराना है। तो यहाँ पे जैसे ये TCP यूज हुआ है तो TCP को ही हैंडओवर करना पड़ेगा ना, ताकि TCP फिर क्या करेगा, ऊपर वाला जो HTTP है उसको हैंडओवर करा देगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, TCP का जो प्रोटोकॉल नंबर है ना उसको यूज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं OSPF का कोई प्री डिफाइंड नंबर क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जो IP हेडर के बाद जो इन्फॉर्मेशन था ना वो डायरेक्ट OSPF का था, और OSPF आपका एक लेयर 3 प्रोटोकॉल है जो कि नेटवर्क लेयर पे ही आपका काम करता है। वो TCP वगैरह किसी के बारे में उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि वो लेयर 3 पे ही काम करता है। लेयर 4 के बारे में उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर उसके ऊपर वाले भी कोई लेयर है जैसे 6, 5 आपका 7 तक हो गया, उनके बारे में उससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। इसलिए जितने भी प्रोटोकॉल आपके लेयर 3 पे काम करते हैं, जैसे बहुत सारे आपके पास राउटिंग प्रोटोकॉल्स आते हैं, डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स OSPF वगैरह जैसा, और कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे ICMP वगैरह भी, वो काम करते हैं आपका लेयर 3 पे, ठीक है। उन प्रोटोकॉल के लिए ऑलरेडी आपका प्रोटोकॉल नंबर प्री डिफाइन है, और बाकी जितना आपका लेयर 7 का प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल आपका लेयर 7 पे काम करते हैं, उनके लिए आपका प्रोटोकॉल नंबर क्या बनता है, लेयर 4 पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं उसके जो प्रोटोकॉल नंबर होता है उस प्रोटोकॉल का वो वाला हम यहाँ पे यूज करते हैं। हो सकता है TCP, हो सकता है UDP। क्लियर है ना। ठीक है।
ये भी आपका हेडर चेकसम जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये कितने बिट का आपका इन्फॉर्मेशन 16 बिट का, ठीक है, ये भी आपका 16 बिट का है जैसे टीसीपी में था। तो ये बेसिकली आपका क्या करता है, वही सेम चीज़ एरर डिटेक्शन के लिए ये यूज होता है आपका। टीसीपी में आपका था बस एक छोटा सा यहाँ पे आपका जो डिफरेंस होता है टीसीपी का एरर चेकसम और आपका यहाँ पे जो आईपी का एरर चेकसम में क्या होता है, वो टीसीपी में जो एरर चेकसम आपका था ना, वो क्या था, टीसीपी कभी भी ऊपर लेयर से आप जो डेटा जनरेट करते हो ना, उस डेटा के ऊपर कोई एरर है या नहीं है उसके ऊपर कभी वो बिलीव नहीं करता है। आपका डेटा जितना भी एरर फ्री हो फिर भी टीसीपी क्या करता है, एक चेकसम रन कर लेता है, डेटा इंक्लूडिंग हेडर और डेटा दोनों के ऊपर रन करता है। लेकिन एक बार आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी या फिर यूडीपी आपका चेकसम रन कर लेते हैं पूरे डेटा के ऊपर, फिर नेटवर्क लेयर में आईपी को पता होता है कि जो डेटा ऊपर से मेरे पास आ रहा है ना, वो ऑलरेडी उसके लिए चेकसम ऑलरेडी रन हो चुका है और वो ऑलरेडी एरर फ्री है, उसमें एरर होने की कोई चांसेस नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी या फिर यूडीपी चेकसम जो होता है ना, एरर चेकसम जो होता है, वो ऑलरेडी वो चेकसम एल्गोरिथम रन करके चेक कर चुके हैं। इसीलिए आईपी क्या करता है, जब भी अपना आईपी हेडर जनरेट करता है ना, वो सिर्फ आईपी हेडर के लिए एक जो चेकसम होता है ना उसको रन कर लेता है, हालांकि पूरे डेटा के लिए नहीं करता है। आपका टीसीपी में ऐसा था, ऊपर के लेयर से आपने जो डेटा जनरेट किया था उसके बाद टीसीपी अपना हेडर लगाता था और पूरे हेडर इंक्लूडिंग डेटा पूरे के लिए वो क्या करता था, चेकसम आपका रन करता था। लेकिन आईपी क्या करता है, ये नीचे जब ये वाला आपका सेगमेंट आ जाता है, ये आपका सेगमेंट हो गया, उसके ऊपर आईपी क्या करता है, अपना हेडर लगा देता है। तो आईपी जब अपना हेडर लगाता है ना, सिर्फ अपने हेडर में जो वो इन्फॉर्मेशन लगा रहा है उसके लिए चेकसम वो रन करता है, पूरे सेगमेंट के लिए आपका नहीं करता है, क्योंकि ये सेगमेंट ऑलरेडी आपका ऊपर वाले लेयर पे एरर फ्री होता है, क्योंकि ऊपर वाले लेयर पे इस सेगमेंट के लिए ऑलरेडी आपका एरर डिटेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो आपका यही डिफरेंस होता है, जो आईपी का एरर चेकसम और आपका जो टीसीपी का चेकसम आपका हो गया, इन दोनों के बीच यही डिफरेंस होता है। टीसीपी क्या करता है, टीसीपी हेडर इंक्लूडिंग डेटा और हेडर दोनों के ऊपर चेकसम रन करता है, लेकिन आईपी आपका क्या करता है, सिर्फ आईपी हेडर के ऊपर वो करता है। ठीक है, ये बस थोड़ा याद रखिएगा। इसके बाद आपका दो फील्ड है, एक आपका सोर्स एड्रेस हो गया या फिर सोर्स आईपी एड्रेस और एक आपका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हो गया। आपको पता है एक आईपी हेडर का आईपी एड्रेस का साइज आपका 32 बिट का होता है, इसलिए इन्होंने पूरे 32 बिट ले लिया। यहाँ पे सोर्स आईपी एड्रेस मतलब जो डिवाइस आपका पैकेट भेज रहा है उसका आईपी एड्रेस होता है। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मतलब जिसको वो डेटा भेजना चाहता है उसका आईपी एड्रेस। तो उनके जो इन्फॉर्मेशन होते हैं ये यहाँ पे मेंशन किया जाता है। ये हो गया जो डिवाइस डेटा भेज रहा है वो खुद का आईपी एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर लेता है, जिसको वो भेजना चाहता है उसका आईपी एड्रेस वो क्या करता है, यहाँ पे मेंशन कर देता है। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं, बस ये आईपी एड्रेस जो होता है उसको मेंशन करने के लिए ये दो फील्ड आपके पास होते हैं। उसके बाद ऑप्शन एंड पैडिंग के बारे में हम बात करते हैं। जैसे टीसीपी में मैंने आपको बताया था ऑप्शन और पैडिंग के बारे में, यहाँ पे भी आपका सेम होता है। आपका बाय डिफॉल्ट जो आपका 20 बाइट का होता है और ये आपका साइज जो होता है $60 बाइट्स। ठीक है, ऑप्शन फील्ड में अगर कोई इंफॉर्मेशन आप डालते हो तो उसके बाद आपका जो साइज होता है वो 22 लेके 60 बाइट का आपका साइज हो सकता है। ठीक है, जैसे टीसीपी में आपका था वैसे भी यहाँ पे था। यहाँ पे है आपके पास कुछ टाइप लेंथ वैल्यू जो होता है ना इन्फॉर्मेशन, उसके इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कोई दूसरा प्रोटोकॉल यहाँ पे जैसे वॉइस पेप वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया ना, वो क्या करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन अपना होता है, उस इन्फॉर्मेशन को वो क्या करते हैं इस टीएलबी वैल्यू जो या फिर ऑप्शन वाला जो फील्ड होता है ना उसके अंदर वो अटैच कर लेते हैं। तो वो ऐड होने के बाद आपका जो साइज होता है, आपका ऑप्शन जो होता है फील्ड होता है वो मैक्स टू मैक्स आपका 40 बाइट तक का साइज जो होता है वो हो सकता है। और टोटल अगर आप ऑप्शन को यूज कर लेते हो तो आपका आईपी हेडर का साइज मैक्स टू मैक्स 60 बाइट जो होता है उसके साइज तक आपका जा सकता है। इसमें भी आपका ऐसा ही है, जैसे यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टीसीपी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी वो भी बताया था। जैसे टीसीपी में मैंने आपको बताया था ना, एक टीसीपी हेडर का साइज हमेशा आपका मल्टीप्लाई बाय 4 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी आपका आईपी हेडर जो साइज होता है ना वो हमेशा मल्टीप्लाई बाय 4 होना चाहिए। अगर आपका आईपी हेडर का साइज 20 बाइट्स का है
और आपने क्या किया, ऑप्शन वाले फील्ड में किसी दूसरे प्रोटोकॉल ने 2 बाइट का इन्फॉर्मेशन ऐड कर लिया, तो आपका आईपी हेडर का साइज होता है 22 बाइट्स का। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आईपी हेडर क्या करता है, 2 रेस्ट बाइट का आपका क्या करता है, पैडिंग ऐड कर लेता है। ठीक है, ऐड करके 24 बना देता है, ताकि ये हमेशा क्या है आपका मल्टीप्लाई बाई 4 होना चाहिए। हमेशा मल्टीप्लाई बाई 4 का जो रूल है ना, उसे बजाय रखने के लिए ये क्या करता है, कुछ पैडिंग जो होता है वो ऐड कर लेता है आपका हमेशा। जैसे टीसीपी में मैं इसके बारे में ऑलरेडी आपको बताया था, यहाँ पे भी मैं सेम चीज़ आपको बता रहा हूँ। इसमें किसी के पास आईपी हेडर का बस इतना कहानी था, इसके नीचे आपका डेटा आता है। ठीक है, हालांकि डेटा कोई आपका आईपी हेडर का पार्ट नहीं, इसलिए इस इमेज पे भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें किसी के पास अगर कोई कन्फ्यूजन वगैरह है या फिर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो तुरंत, नहीं तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ ईथरनेट हेडर के लिए। क्लियर है ना? ठीक है, अब ये आपका कहानी पूरा चला गया। आपका ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए टीसीपी यूडीपी हेडर आपका काम में जो बात था वो खत्म हो गया, आपका आईपी हेडर के बाद खत्म हो गया नेटवर्क लेयर के ऊपर। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं ईथरनेट हेडर, या फिर आपका लेयर 2 में जो होता है ना, जो प्रोटोकॉल आपका काम करता है उसके हेडर के बारे में इन्फॉर्मेशन। कोई एक बार कंफर्म करा लेगा कि ऑडियो आपके पास क्लियर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? भाई कोई तो एक रिप्लाई दे दो। किसी की तरफ से कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है, चलो छोड़ो। ठीक है, ये आपका हो गया ईथरनेट हेडर। हालांकि यहाँ पे इसने प्रीएम्बल और एसएफडी को इसने एसओएफ लिखा है। ठीक है, चलो मैं इसको एक बार बना लेता हूँ नीचे। ये आपका ऐसा होता है कि फर्स्ट पार्ट में आपके पास प्रीएम्बल आता है, देन एसएफडी, देन आपका सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, उसके बाद इसमें अच्छा सॉरी, पहले आपका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आता है। और ये वाला फील्ड आपका टैग के लिए यूज होता है। उसके बाद आपका टाइप, फिर आपका डेटा, फिर आपका एफसीएस। ठीक है, आपका ऐसा होता है ईथरनेट हेडर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल से। ठीक है, तो ईथरनेट हेडर में सबसे पहले आपको ये एक्चुअली अगर एक्चुअल में मैं बताऊं तो ये आपका ईथरनेट हेडर के पार्ट नहीं है, आप ऐसा भी मान सकते हो। लेकिन प्रीएम्बल हम क्यों यूज करते हैं, इसका साइज आपका होता है 7 बाइट्स का। ठीक है, और ये प्रीएम्बल जब भी आप देखोगे ना, इट विल बी ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमेशा आपका क्या होता है, कंटिन्यूसली आपका जो प्रीएम्बल का साइज होता है ना, वो 7 बाइट्स का होता है या फिर 56 बीट का आप मान सकते हो। तो इसमें हमेशा जो डेटा होता है वो बाइट हमेशा आपको बीट में देखने को मिलेगा। किस तरह का 101010 ऐसे ही कंटिन्यूसली आपको कुछ 101010 देखने को मिलता है। एक्चुअली ये प्रीएम्बल को ऐड करने का प्रीएम्बल को ऐड करने का मेन काम यही है कि आप जानते हो कि आपका डेटा जब भी ट्रांसमिट करता है ना, आपका मान लो इथरनेट वायर आपके पास है, तो उसमें क्या होता है, आपका डेटा जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है ना, उस इलेक्ट्रिक सिग्नल में आपका ट्रांसमिट करता है। जो रिसीवर एंड पे उसे रिसीव कर रहा है, उसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को बीट्स में कन्वर्ट करना फिजिकल लेयर पे। ठीक है, तो वो जब क्या होता है, आपके रास्ते में जब डेटा ट्रांसमिट करके जाता है ना, तो हो सकता है उस डेटा में कोई आपका इंटरफेरेंस बन गया, या फिर आपका कुछ दूसरे सिग्नल वगैरह है ना, उस सिग्नल के वजह से आपका कुछ इंटरप्ट वगैरह हो गया, आपका डेटा कुछ एरर हो गया, या फिर कोई ऐसा सिग्नल उसके तरफ पास कर रहा था, कोई ऐसा गलती से जैसे सिग्नल होता है ना, एरर सिग्नल वगैरह कुछ दूसरा ऐसा हो जाता है,
तो उस तरह का कुछ अलग सा सिग्नल आपके पास ट्रांसमिट हो गया। तो उसके जब आपके रिसीवर एंड पे डिवाइस पे वो डेटा पहुंचता है, वो क्या करता है, उस इलेक्ट्रिक सिग्नल से फिर उसे कन्वर्ट कर लेता है बीट में। फिर एक बार वो बीट में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद वो प्रोसेस के लिए भी भेज देता है। हालांकि जब डेटा लिंक लेयर के पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगा ना, आने के बाद उसे पता चल जाएगा कि ये कोई डेटा नहीं है, कुछ दूसरा इन्फॉर्मेशन है जिसे मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन हालांकि वहाँ तक आपका डिवाइस का प्रोसेस जो होता है ना, वो तो बढ़ेगा ना, क्योंकि एक के बाद जो फिजिकल लेयर पे उसे सबसे पहले ये काम करना पड़ता है कि कन्वर्ट करने का काम करना पड़ता है, फिर बीट को फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर फ्रेम में इन्फॉर्मेशन आने के बाद उसे पता चलता है कि कुछ फील्ड यहाँ पे नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसको मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, इसलिए ये कोई डाटा नहीं है, ये कुछ करप्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह हो सकता है। तो इसीलिए आपका जब भी, लेकिन जब कोई डिवाइस आपका कोई डेटा जनरेट कर रहा है ना, वो तो ओरिजिनल डेटा जनरेट कर रहा है ना, तो उस केस में आपका क्या होता है, इथरनेट हेडर जब भी आपका जो ऊपर के लेयर से इन्फॉर्मेशन आता है उसको जब भी वो फ्रेम में कन्वर्ट करता है ना, सबसे पहले वो क्या करता है, 7 बाइट का एक प्रीएम्बल ऐड कर लेता है, जिसमें वो लगातार क्या करता है, एक इस तरह का वैल्यू लगा देता है, ताकि जो रिसीवर वाले डिवाइस है ना, उससे अगर किसी भी डेटा में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो होता है वो 10101010 करके उसे दिख रहा है ना, तो उससे लगता है कंटिन्यूसली 101010 करके कोई डेटा आ रहा है, मतलब ये ओरिजिनल डेटा ही है, कोई एरर या फिर कोई करप्ट डेटा इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये कोई डेटा ही है जिसे मुझे प्रोसेस करना है। प्रीएम्बल आपका इसलिए यूज किया जाता है, इसमें कुछ नहीं होता है आपका, बस आपको 56 बिट का ये इन्फॉर्मेशन होता है, और उस 56 बिट में आपको टोटल इन्फॉर्मेशन जो है 10101010 करके दिखाता है। और एक दूसरा आपके पास इन्फॉर्मेशन होता है 1 बाइट का SFD, इसका फुल फॉर्म शायद आपका ये होता है, स्टार्ट फ्रेम डेलिमीटर। ये बेसिकली आपका क्या करता है, ये 1 बाइट का होता है, और इसका इन्फॉर्मेशन आपका ऐसा होता है 0000, सॉरी ये भी ऐसा ही होता है 101010, लेकिन लास्ट में आपका 2 बिट होता है जो 11 हो जाता है। तो ये बेसिकली आपका क्या बताता है, जहाँ पे आपका 101010 खत्म, इससे पहले जो भी इन्फॉर्मेशन था वो आपका जो प्रीएम्बल था ना, वो 101010 करके आपका कंटिन्यूसली था। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको 101010 करके दिखेगा, उसके बाद जहाँ पे 11 करके इन्फॉर्मेशन आ जाता है 10 के बाद, वहीं से आपका ओरिजिनल इथरनेट हेडर जो होता है ना, वो शुरू होता है, डिवाइस को पता चल जाता है इसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इथरनेट हेडर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, और वहीं से आपका क्या होता है, जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है ना, उसका इन्फॉर्मेशन आपका शुरू हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट फ्रेम डेलिमीटर या फिर आपका SFD यही बताता है कि इसके बाद आपका ओरिजिनल जो इथरनेट हेडर है ना, वो आपका स्टार्ट हो रहा है। SFD का काम बस यही है। ठीक है, तो आपका SFD क्या बताता है कि इसके बाद आपका ओरिजिनल जो इथरनेट हेडर है वो स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आपका 2 फील्ड है, 6 बाइट करके इसका साइज है आपका। ये आपका बेसिकली क्या बताता है, डेस्टिनेशन और सोर्स मैक एड्रेस। आपको पता है मैक एड्रेस आपका क्या होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, फिजिकल एड्रेस होता है डिवाइस का। आपका ये 6 बाइट्स का होता है, ठीक है, और इसका फॉर्मेट में मैंने शायद आपको बता दिया था। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपको ऐसे देखने को मिलता है हर 8 बिट के बाद। ठीक है, आपको इस तरह का आपका है। ठीक है, इस तरह का आपको मैक एड्रेस देखने को मिलता है। और किसी किसी डिवाइस में भी ये नोटेशन आपका ऐसा कॉलम के साथ भी आपको देखने को मिलता है। वो डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का डिवाइस में क्या दिखता है, आपको पहचान में आ जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आपका क्या होता है। सोर्स मैक एड्रेस हमेशा डिवाइस का जो मैक एड्रेस है ना, जिस डिवाइस से डेटा जनरेट हो रहा है, जिस इंटरफेस से हो रहा है,
और या फिर आप ऐसा मान सकते हो जिस इंटरफेस से आपका डेटा एग्जिट होने के लिए जा रहा है उसी इंटरफेस का मैक एड्रेस यहाँ पे अटैच हो जाता है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मतलब मैं आगे किस वाले डिवाइस को देना चाहता हूँ। मतलब आईपी के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे क्या होता है, आईपी में आपका ये डिवाइस था, बीच में और एक डिवाइस था, उसके बाद आपका डिवाइस कनेक्ट था। इसका आईपी था 10.1, इसका आईपी था 20.1। तो आईपी हेडर में आपका क्या होता है, सोर्स आईपी है तो खुद का होता है, डेस्टिनेशन आपका 20.1 हो जाता है। इसका अगर मैक एड्रेस आप ए मान लो, इसका बी मान लो, इसका सी, इसका डी मान लो, लेकिन मैक एड्रेस की जगह हमेशा आपका क्या होता है, सोर्स मैक एड्रेस तो आपका डिवाइस का खुद का होता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आगे कौन से वाले डिवाइस को मैं डेटा हैंड ओवर कर रहा हूँ उसके इन्फॉर्मेशन आपका होता है। ठीक है, मैक एड्रेस की जगह आपका इतना ही चेंज होता है। आईपी एड्रेस की जगह हमेशा आपका डेस्टिनेशन डिवाइस है, वो एग्जैक्टली डेस्टिनेशन डिवाइस जिसको आप डेटा भेज रहे हो उसका आईपी एड्रेस आप डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में यूज करते हो। लेकिन मैक एड्रेस की जगह आप क्या करते हो, सोर्स मैक एड्रेस सेम आपका ही होता है, डेस्टिनेशन आपका आगे कौन से वाले डिवाइस आपका डेटा को रिसीव करेगा आगे लेने के लिए, उस डिवाइस का मैक एड्रेस आप यूज कर लेते हो। ये दो फील्ड आपका हो गया सोर्स और डेस्टिनेशन मैक के लिए। उसके बाद आपके पास टैगिंग के लिए एक 4 बाइट का इंफॉर्मेशन होता है। ये 4 बाइट का होता है। अगर इथरनेट हेडर के अंदर आप कोई टैगिंग वगैरह करके कुछ ऑप्शन फील्ड जैसा होता है ना, कुछ अलग सा इंफॉर्मेशन लगाना चाहते हो, उसके लिए ये फील्ड आपका होता है। हालांकि आपके पास ये टैगिंग के लिए शायद इसने कुछ गलत सा इमेज दे दिया था, एक सेकेंड। इसमें 4 बाइट का पूरा इंफॉर्मेशन तो नहीं है। नहीं, आप देखो ये वाला इमेज पे आपका टैगिंग वाला नहीं है। ठीक है, आप ये वाला इमेज को रिफर कर लेना। ठीक है, तो आपका टैगिंग वाला इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होता है, वो इथरनेट के हेडर के अंदर हालांकि वो इन्फॉर्मेशन वो लगा लेता है। जब आप पढ़ोगे ना VLAN के बारे में हम देखेंगे, ट्रंक लिंक वगैरह के बारे में, तो भी हम देखेंगे टैगिंग क्या होता है। हालांकि टैगिंग के लिए आपका 4 बाइट फिक्स नहीं है। अगर आप .1 की यूज करते हो, एक टैगिंग मेथड होता है, तो उसके लिए आपका 4 बाइट होता है, लेकिन आप दूसरे भी यूज कर सकते हो जिसका साइज आपका 30 बाइट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो आपका प्रीएम्बल और एसएफडी दोनों इसने दिखाया है। उसके बाद डेस्टिनेशन आपका मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस, उसके बाद ये आपका लेंथ हो गया। आपका जो इथरनेट हेडर का लेंथ है ना, वो आपका यहाँ पे है, इसको आप छोड़ दो। ठीक है, जैसा आपका उसमें था ना आईपी हेडर वगैरह में आपका हेडर लेंथ वगैरह था, यहाँ पे भी आपका उसी तरह का एक लेंथ है। इस वैल्यू, ये वैल्यू आपका क्या दिखाता है, आपका जो टोटल इथरनेट का हेडर है ना, उस हेडर का आपका साइज क्या है वो ये बता देता है, ये लेंथ वाले फील्ड पे। अब ये भी गलत दे दिया भाई, इसमें टाइप वाला फील्ड कहाँ है। ठीक है, तो इसमें डेटा से पहले और एक आपका फील्ड होता है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा बना लेता हूँ टाइप करके, ये भी आपका 2 बाइट का होता है। ठीक है, आपके पास एक 2 बाइट का टाइप फील्ड आता है। ये टाइप फील्ड आपका क्या करता है, ये बेसिकली आपका डिफाइन करता है कि इसके अंदर किस तरह का डेटा आपका एनकैप्सुलेटेड है। जैसे आईपी में मैंने आपको बताया ना, प्रोटोकॉल टाइप आपका एक फील्ड होता है जो डिफाइन करता है इसके बाद आपका कौन से प्रोटोकॉल है या फिर इसके अंदर कौन से वाला प्रोटोकॉल का आपका डेटा एनकैप्सुलेटेड है। इसमें भी इथरनेट के अंदर आपको पता चलता है कि ये टाइप फील्ड जो है ना, ये आपका किस तरह का डेटा को इसने एनकैप्सुलेट करके रखा है। हालांकि जो भी आपका लेयर 2 में कुछ प्रोटोकॉल्स काम करते हैं उनके लिए आपका टाइप फील्ड वही होता है। जैसे मैंने बताया ना, लेयर 3 में आपके पास कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, OSPF वगैरह, उनके लिए ऑलरेडी प्री डिफाइंड टाइप फील्ड है। यहाँ पे भी आपका प्री डिफाइंड ऑलरेडी कुछ टाइप फील्ड है। जैसे कोई अगर एप्लीकेशन लेयर वगैरह से कोई डेटा अगर जनरेट होकर आया है और इंटरनेट लेयर में वो IP अगर यूज कर रहा है, तो उस जगह पे टाइप फील्ड में आपका वैल्यू 0800 हो जाता है, सॉरी 0x0800 हो जाता है। 0x का मतलब ये आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, इसलिए आपका ये 4 बिट टोटल 16 बिट का होता है और टोटल 16 बिट आपका 2 बाइट्स का होता है। अगर इंटरनेट लेयर पे आपका IP डेटा को एनकैप्सुलेट किया है, तो फ्रेम बनाने के टाइम डेटा लिंक लेयर पे उस डेटा में टाइप के इन्फॉर्मेशन में आपका क्या होता है, IP के जो टाइप होता है ना, वो इन्फॉर्मेशन आपका अटैच हो जाता है जो आपका 0800 होता है। अगर ये IPv4 के लिए, सॉरी
IPv6 का अगर इन्फॉर्मेशन आपका ऐड हुआ है तो ये होता है आपका 86DD। एक बार कंफर्म करा लेना इसका, 86DD आपका होता है। और आपका एक प्रोटोकॉल होता है आर प्रोटोकॉल करके। अगर आपका आर प्रोटोकॉल है, ये क्या करता है, आपका लेयर 2 पे ही काम करता है। अगर इसने कुछ डेटा आपका जनरेट किया है तो उसका इन्फॉर्मेशन आपका होता है 0806, ये वाला इन्फॉर्मेशन आता है। इथरनेट हेडर के अंदर अगर आपको टाइप फील्ड में ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिले कि 0800 अगर लिखा है तो इसका मतलब इथरनेट हेडर निकालने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आपका है उसे आपको किसको हैंडओवर कराना है, जो आईपी प्रोटोकॉल है ना, IPv4 प्रोटोकॉल है या फिर आईपी जनरल जो प्रोटोकॉल है उससे आपको हैंडओवर कराना है। अगर 86DD आपको दिख रहा है तो इसका मतलब आपको IPv6 को हैंडओवर कराना है। अगर 806 दिख रहा है आपको तो इसका मतलब ये एक आर्प पैकेट है, जो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है ना, उसके कुछ जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो वाला इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अटैच किया गया है। तो ये टाइप फील्ड आपका बेसिकली उसी तरह का सेम काम करता है जैसे आईपी में आपके पास प्रोटोकॉल टाइप वाला फील्ड था। ये यही बताता है इसके बाद किसके जो इन्फॉर्मेशन है ना वो अटैच किया गया है, या फिर इथरनेट हेडर ने किसके इन्फॉर्मेशन को एनकैप्सुलेट करके रखा है अपने अंदर, वो वाला इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से पता चल जाता है। ये आपका टोटल इथरनेट हेडर के बारे में बात चला गया। उसके बाद आपका डेटा आता है। उसके बाद इथरनेट आपका क्या करता है, एक ट्रेलर भी आपका लगाता है। किसी हेडर में आपका ट्रेलर नहीं था, बस हेडर था, लेकिन यहाँ पे इथरनेट आपका क्या करता है, आपका जो डेटा ऊपर से आईपी से मान लो आपका पैकेट आ गया, ठीक है, डेटा नहीं उसे पैकेट बोलते हैं। इस पैकेट के ऊपर इथरनेट क्या करता है, अपना हेडर लगा लिया। अभी अपना हेडर लगाने के बाद फिर से इथरनेट क्या करता है आपका, यहाँ पे भी इथरनेट एक चेकसम रन करता है एरर चेक करने के लिए। आईपी में क्या था, वो चेकसम आईपी सिर्फ हेडर के लिए रन कर रहा था, लेकिन यहाँ पे इथरनेट क्या करता है, टीसीपी के तरह ही पूरे इथरनेट हेडर और पैकेट आपका जो भी डेटा था सारे इन्फॉर्मेशन को मिला के एक सीआरसी एल्गोरिदम वो रन करता है, जिसे आप बोलते हो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये एल्गोरिदम ये रन करता है। उसके बाद उसे जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है ना वो क्या करता है, ये जो आपका पार्ट है ना 4 बाइट का एक आपके पास इंफॉर्मेशन है, सीआरसी करके दिख रहा है, इस जगह पे ये एफसीएस वाले फील्ड पे इसको लगा देता है, और जिसे आप क्या बोलते हो, ट्रेलर बोलते हो। एक अलग सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे अटैच कर लेता है जिसमें आपका वो वाला वैल्यू जो भी आपके पास वैल्यू होता है, ये भी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आपके पास होता है। जो भी सीआरसी एल्गोरिथम रन करने के बाद जो भी वैल्यू आपका आता है वो क्या करता है, एक ट्रेलर बना के इसे पैकेट के नीचे लगा देता है। फिर ये आपका टोटल जो होता है इसे आप क्या बोल लेते हो, इसको फ्रेम आप बोल लेते हो। ये एफसीएस ये फ्रेम चेक सीक्वेंस चलाने का क्या ज़रूरत है, या फिर ये जो इन्फॉर्मेशन ट्रेलर वाला है ना इसको लगाने का क्या ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेम फंडा वही है। पूरे इथरनेट हेडर और डेटा को मिलाने के बाद अगर उसमें कोई एरर नहीं है, आपका जो भी वैल्यू उसका एल्गोरिदम रन करने के बाद जो आउटपुट आता है ना, वो डेटा सेंड होने के बाद यहाँ पे उसने जो वैल्यू यहाँ पे आउटपुट आता है उसने अटैच कर लिया। अभी जो डिवाइस उसे रिसीव कर रहा है, ठीक है, इसने इसे भेज दिया, तो ये उस मीन्स फ्रेम को अभी रिसीव करने के बाद क्या करता है, ये फिर से ये वाला ट्रेलर फील्ड को छोड़ देता है, सिर्फ डेटा और जो इथरनेट हेडर है दोनों को मिला के फिर से ये डिवाइस क्या करता है, एक एल्गोरिदम सीआरसी एल्गोरिदम रन कर लेता है। करने के बाद जो भी वैल्यू इसके पास आउटपुट में आता है ना वो इसके साथ मैच करा लेता है। अगर वो वैल्यू इसके पास सेम है तो भी वो एक्सेप्ट करता है, उसे पता चलता है कि ये डेटा जो है मेरे को रिसीव हुआ ये एरर फ्री है, और वो एक्सेप्ट कर लेता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपका गलत आता है, थोड़ा सा भी चेंज हो गया इन्फॉर्मेशन में ना, तो ये डिवाइस क्या करता है, उस पैकेट को डिस्कार्ड कर लेता है, या फिर उस जो फ्रेम इसके पास आया था ना उसे रिसीव नहीं करता है, डिस्कार्ड कर देता है वहीं पे सडनली, ताकि इसे पता है इसमें अगर मेरा सीआरसी का जो वैल्यू एफसीएस का जो वैल्यू अटैच हुआ है, अगर मेरे एल्गोरिदम रन करने के बाद वो वैल्यू सेम नहीं है तो इसका मतलब रास्ते में हो सकता है कहीं पे डेटा मिस हुआ है, या फिर डेटा में कुछ एरर डिटेक्ट हुआ है, या फिर कुछ डेटा करप्शन वगैरह हो गया है, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपका ट्रेलर लगाने का मेनली यही मतलब है कि आपका डेटा जो है दूसरे एंड पे भी एरर फ्री बन जाए, इसीलिए। और ये आपका वही होता है, एक थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे भी आप ध्यान रखना। यहाँ पे ये क्या करता है, टोटल डेटा और इथरनेट हेडर को मिला के एक एफसीएस जो सीआरसी एल्गोरिदम रन करता है, जो वैल्यू उसे आउटपुट में मिलता है ये क्या करता है, ये एफसीएस वाला जो है ना फ्रेम चेक सीक्वेंस वाला फील्ड होता है, उसमें उस वैल्यू को वो लगा देता है एक अटैच करके। तो ये टोटल कहानी आपका, इसीलिए आपको ये जो एफसीएस का पार्ट आप इसे इथरनेट हेडर में नहीं बोलते हो, इसलिए इसे ट्रेलर बोला जाता है, क्योंकि इथरनेट हेडर आपका यही तक था। इथरनेट हेडर में बेसिकली आपका क्या क्या इन्फॉर्मेशन आता है, प्रीएम्बल एसएफडी को भी आप छोड़ दो, आपका डेस्टिनेशन मैक आता है, सोर्स मैक आपके पास होता है,
आपके पास एक टाइप फील्ड होता है और उसके बाद आपके पास एक होता है डेटा, ये होता है। इतने आप याद रखना। ये आपका इथरनेट हेडर का हो गया। ये डेटा के बाद ये आपका हेडर का पार्ट हो गया, ठीक है। ये आपका डेटा हो गया। डेटा के बाद फिर से वो क्या करता है कि FCS लगा देता है, जिससे आप क्या बोलते हो, इथरनेट हेडर का ये ट्रेलर होता है, ठीक है। इतने ही आपके पास इंफॉर्मेशन होते हैं इथरनेट हेडर में। इसमें किसी के पास कोई डाउट या फिर कंफ्यूजन हो आपके पास तो आप पूछ सकते हो। कोई एक बार एक्नॉलेजमेंट एक दे देगा भाई, क्योंकि बहुत देर से मेरे पास कोई ऑडियो नहीं आ रहा है किसी का। ओके ठीक है, चलो तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो इथरनेट हेडर तक आपका जो कहानी था ना, जितना यही तक था। तो हमें काम करते हैं, एक पैकेट कैप्चर चालू करके ये सारा जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया ना, वो सारे ओरिजिनल में वो इन्फॉर्मेशन सच में होता है कि नहीं होता है, एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो उसके लिए मुझे बस 5 मिनट का टाइम दे दो, 2-3 मिनट का टाइम दे दो, मैं एक बार कॉन्फ़िगर करा लेता हूँ, फिर उसके बाद हम देख लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन जो है ना, अरे ये नीचे जा रहा है, तो ये वाला इन्फॉर्मेशन आप एक बार ध्यान देना। ये सारे आपको हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होते हैं। जैसे आपका iOS इमेज वगैरह जो भी, जिसमें भी आपका कुछ बहुत जगह पे आपका क्या होता है, जो भी काउंट वगैरह करने की ज़रूरत होता है, कुछ वैल्यू मेंशन करने की ज़रूरत होता है ना, तो ये लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सारे वैल्यू जो है आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में ही रखते हैं, ताकि आपका बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एक छोटे जगह पे लिखे जा सके। ठीक है, हमारा कैप्चर शुरू हो गया। अब मैं किसी एक डिवाइस से काम करता हूँ। अगर मैं पिंग का नहीं, हम टेलनेट करते हैं किसी एक डिवाइस को। ठीक है, ये टेलनेट जो आपका था ये एक लेयर 7 प्रोटोकॉल था, इसलिए मैंने टेलनेट का जो ट्रैफिक था ना वो मैंने जनरेट कर लिया। कैप्चर को हम स्टॉप कर लेते हैं। जो भी पैकेट हमारे पास कैप्चर हुआ है, एक टेलनेट का जो डेटा वाला पैकेट है ना, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो सबको अगर क्लियर दिख रहा है इमेज, तो किसी को अगर दिक्कत हो तो आप बता देना। ठीक है, सबसे पहले देखो ये जो है ना ये आपका ऊपर से है। ठीक है, आप इन्फॉर्मेशन ऐसे देखना, ये लेयर 7 पे मैंने क्या किया,
टेलनेट का ट्रैफिक जनरेट किया। जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ना, टेलनेट लिखा हुआ है, ये लेयर 7 से मेरा टेलनेट का ट्रैफिक जनरेट हुआ। इसके बाद आपका यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया था प्रेजेंटेशन लेयर और आपका सेशन लेयर का कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद डायरेक्ट देखो ये टीसीपी यूज कर रहा है, मतलब आपका लेयर 4 का जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, आपका लेयर 3 पे ये डेटा आके आपका आईपी यूज कर रहा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 IPv4 जैसे मैंने यूज किया है तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन आपका इथरनेट 2 हेडर जो है ना वो यूज कर रहा है, मतलब डेटा लिंक लेयर पे आपका इथरनेट काम पे आ रहा है। इसके बाद ये आपका क्या होता है कि बीट्स बाइट में कन्वर्ट होकर फिजिकल लेयर में आपका डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है 66 बाइट्स ऑन OR, ठीक है। या फिर आप ऐसा मान सकते हो 528 बिट का डेटा जो है वो OR पे अभी पास होने के लिए रेडी है। तो ये आपका बेसिकली ये लेयर 7 का इन्फॉर्मेशन आपका हो गया, ये हो गया लेयर 4 का इन्फॉर्मेशन, ये लेयर 3 लेयर 2 का इन्फॉर्मेशन आपके पास हो गया। ऊपर से अगर मैं देखूंगा तो टेलनेट में आप देखो जो भी टेलनेट का डेटा जो भी जनरेट करना था, जो कमांड वगैरह आपने चलाया, आपका सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टेलनेट वाला जो पैकेट होता है उसके अंदर आपके पास आ गया। हालांकि मैं आपको नहीं बता रहा हूँ पूरा टेलनेट का पैकेट वगैरह इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हमारा काम यहाँ पे है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पे। आप देख लो मैंने आपको बताया था सोर्स पोर्ट कुछ रैंडम पोर्ट होता है जब भी कोई डेटा आपका जनरेट होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका सोर्स पोर्ट रैंडम पोर्ट आपका रेंज मैंने बताया था ना 1024 से लेकर 65535 तक आपका होता है। तो उसमें से एक नंबर रैंडमली उसने उठाया 44142 और ये नंबर को इसने क्या किया, आपका डिवाइस को असाइन कर दिया। जब तक ये टेलनेट का सेशन आपका चलता रहेगा ना तब तक ये डिवाइस आपका क्या करेगा, ये पोर्ट नंबर का रेस्पॉन्स दे देगा टेलनेट के लिए। और जैसे कि ये टेलनेट सर्विस के लिए दूसरे को रिक्वेस्ट कर रहा है ना, इसलिए इसका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर उसी सर्विस का होता है। जैसे HTTP के लिए मैंने बताया था, आप अगर वेब पेज खोल रहे हो तो आपको एक क्या होता है, एक रैंडम पोर्ट नंबर आपको असाइन होता है और आपका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 80 होता है। तो यहाँ पे इसने टेलनेट यूज किया इसलिए डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर यहाँ पे आपके पास 23 हो गया। और आप देखो यहाँ पे इसने सीक्वेंस नंबर 1 मेंशन करके भेज दिया क्योंकि ये टेलनेट का सबसे पहले वाला पैकेट था, ठीक है। और यहाँ पे इसने नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर वगैरह ये आप छोड़ दो, एक्नॉलेजमेंट नंबर भी इसने 1 मेंशन किया है। ये पहले वाला मैसेज का शायद रिप्लाई किया है या फिर इसी के लिए उसने शायद 1 करके भेजा है, इस तरह का कुछ है। उसके बाद आप देखो एक हेडर लेंथ होता है ना, उसका मैंने उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये 20 बाइट का होता है। यहाँ पे 20 बाइट का बाय डिफ़ॉल्ट है, क्यों? क्योंकि ये जो पैकेट आपका जनरेट होकर आ रहा है ये लेयर 7 से आ रहा है। ये कोई ऐसा पैकेट नहीं है जो ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है जो लेयर 4 पे आपके पास काम कर रहा है। अगर लेयर 4 में आपके साथ कोई प्रोटोकॉल काम करता, टीसीपी में वो क्या करते हैं, जैसे TLS वगैरह प्रोटोकॉल काम करते हैं ना, वो क्या करते हैं अपने इन्फॉर्मेशन कुछ ऐड कर लेते हैं जिसके साथ ऑप्शन वाले फील्ड में वो ऐड करते हैं। करने के बाद आपका टीसीपी का हेडर का जो साइज है ना वो बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि ये टेलनेट वाला जो प्रोटोकॉल है वो ऊपर के लेयर से जनरेट होकर आ रहा है, इसलिए आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो टीसीपी का पैकेट है उसी का साइज वो यूज कर रहा है। हेडर लेंथ आपका टीसीपी का 20 बाइट का हो गया। और यहाँ पे आप देखो आपको 2 फ्लैग यहाँ पे यूज होते हुए देखने को मिलेंगे। एक तो आपका पुश फ्लैग हो गया, टेलनेट के साथ आपका पुश फ्लैग इसलिए यूज होता है क्योंकि आपका मैनेजमेंट का जो ट्रैफिक होता है ना वो डिवाइस को मैनेज करने के लिए यूज होता है। अगर आप डिवाइस को मैनेज नहीं कर पाओगे तो आप ट्रबल शूट भी नहीं कर पाओगे। मेरा कहने का मतलब यही है, आपका मैनेजमेंट जो ट्रैफिक होता है ना वो हमेशा आपका थोड़ा प्रायोरिटी बना रहता है। इसलिए इसमें क्या होता है, आपका पुश फ्लैग लगा दिया जाता है ताकि आपका डिवाइस का जो रेस्पॉन्स है ना वो स्लो ना हो, ताकि मैनेजमेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो ऐसा कुछ है, आपके जो कनेक्शन है ना जिस डिवाइस को आप एक्सेस करना चाहते हो उस कनेक्शन में बहुत सारे डिवाइस अभी यूज कर रहे हैं, कुछ डेटा, कोई HTTP का डेटा, कोई FTP का डेटा, ऐसा कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं और वो ऑलरेडी एंगेज है, ऑलरेडी आपका बैंडविड्थ जो है वो फुल यूज हो रहा है। उस टाइम पे अगर आप किसी ट्रबल शूट करने के लिए या कोई नेटवर्क में चेंजेस करने के लिए, क्योंकि आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो और आपको डिवाइस में चेंज करना जरूरी है ना, तो उस केस में अगर आप कोई टेलनेट का ट्रैफिक जनरेट करते हो तो अगर पुश फ्लैग वहाँ पे ऑन नहीं है ना तो क्या होता है, आपका ट्रैफिक स्लो हो जाएगा ना। आप एक कमांड डिवाइस को मैनेज करने के लिए यहाँ पे टाइप कर रहे हो, उसका रेस्पॉन्स आपका बहुत देर के बाद अगर आ रहा है तो कुछ नहीं ना, आपको हो सकता है एरर बन जाए, हो सकता है कोई दिक्कत हो जाए, आपको कुछ डेटा मिस हो जाए। तो इस दिक्कत से बचने के लिए आपका हमेशा क्या होता है, जो मैनेजमेंट ट्रैफिक होता है जैसे टेलनेट SSH वगैरह ट्रैफिक, उसके साथ आपका ये पुश वाले फ्लैग जो होता है ना वो सेट होकर आपका चला जाता है, ताकि आपका डेटा कभी भी जो बफर मेमोरी होता है ना उसमें स्टोर होके प्रोसेस ना हो, डायरेक्ट प्रोसेस होने के लिए भेज दिया जाए। ठीक है, जैसे पुश फ्लैग के बारे में मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे उसी के लिए आपका क्या होता है, ये जो पुश फ्लैग होता है आपका यूज होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपका एक्नॉलेजमेंट फ्लैग इसलिए सेट किया गया है क्योंकि ये जो पैकेट जिसको मैंने खोला है ये एक एक्नॉलेजमेंट का पैकेट था।
ठीक है। इसीलिए जो दूसरे पहले वाला कोई पैकेट इसके पास आया होगा, इसके बाद इसने एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भेजा था, इसलिए उसने क्या किया था, एक्नॉलेजमेंट वाला जो फ्लैग होता है ना उसको सेट करके भेजा है। ये आपका टीसीपी के जो फ्लैग के बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखो ये आपका सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग है कि एक फिन वाला फ्लैग है, एक रीसेट के लिए है, एक पुश के लिए है, एक्नॉलेजमेंट और एक अर्जेंट के लिए है। और ये जो आपका जैसे है ना रिजर्व बिट जो आपका रिजर्व है उसके लिए, और ये जो तीनों फ्लैग आपको दिख रहे हैं ना ECN इको करके, और आपका कंजक्शन विंडो रिड्यूस्ड, नोटिस वगैरह, अनाउंस वगैरह कर लिया, ये सारे आपके पास जो है टीसीपी में कुछ नया फ्लैग्स है। हालांकि इनके बारे में मुझे भी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद लेकिन ये 3 फ्लैग आपका पहले, सबसे पहले क्या था, आपका 6 फ्लैग ही थे और बाकी 6 को आपका रिजर्व रखा गया था। लेकिन बाद में फिर क्या है, 3 बिट जो है रिजर्व है और बाकी 3 बिट इन 3 फ्लैग के लिए आपका यूज हो रहा है। इनका भी काम है कुछ स्पेसिफिक यूज के लिए, जैसे जनरल यूज के लिए नहीं, कुछ स्पेसिफिक यूज के लिए ये भी यूज हो रहे हैं कहीं पे। उसके बाद आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आता है, जैसे मैंने आपको बताया था, विंडो साइज नेगोशिएशन आपका हो जाता है हर टीसीपी पैकेट के साथ। तो यहाँ पे भी आपका डिवाइस का बाय डिफॉल्ट जो विंडो साइज है, हमने कोई चेंजेस वगैरह नहीं की, तो बाय डिफॉल्ट आपका जो विंडो साइज है ना 4128 बाइट का, वो इन्फॉर्मेशन आपका 2 डिवाइस जो है वो शेयर कर रहे हैं। और कैलकुलेटेड भी आपका 4128 दिखा रहा है। कैलकुलेटेड मतलब आपका बाय डिफॉल्ट जो आपका विंडो साइज है वो यहाँ पे दिखाता है। उसके बाद मान लो आपके दूसरे एंड पे कोई विंडो साइज उसने 1000 बाइट्स का रखा था, तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था, विंडो साइज हमेशा नेगोशिएट होने के टाइम लो वाला हमेशा प्रीफर होता है, जिसका लो है उसी के हिसाब से आपका डेटा ट्रांसमिट होता है। अगर आपका सामने वाला का 4128 बाइट से कोई लो वाला इन्फॉर्मेशन था ना, या फिर इन्फॉर्मेशन है विंडो साइज का, तो उस केस में आपका ये कैलकुलेटेड विंडो साइज जो होता है ना, ये जो लोएस्ट, जिसका लोएस्ट है वो वाला इन्फॉर्मेशन आपका यही आ जाता है, और इसी वाले इन्फॉर्मेशन को, इसी वाले विंडो साइज के इन्फॉर्मेशन को देख के आपका नेक्स्ट जो होता है डेटा ट्रांसमिट वो किया जाता है। ये स्केलिंग वगैरह आप छोड़ दो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये चेकसम वाला मैंने आपको बताया था, 2 बाइट का एक चेकसम इन्फॉर्मेशन ये डाल देता है। तो यहाँ पे चेकसम रन करने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन या जो भी आउटपुट उसे मिला है उसने डाला है। और एक आपके पास अर्जेंट पॉइंटर वाला मैंने आपको बताया था कि ये यूज नहीं हो रहा है, तो आप देख सकते हो अर्जेंट पॉइंटर वाले फील्ड में आपका इन्फॉर्मेशन 0 है, और आपको पता है कहीं पे भी आपको 0 देखने को मिलता है, इसका मतलब आपका ये यूज नहीं होता है। ये आपका हो गया टीसीपी पैकेट के बारे में, जितने भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था, जितने फील्ड मैंने आपको बताया था, सारे फील्ड के इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल गए। अभी हम देखेंगे आईपी हेडर के बारे में, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताया। आईपी में देखो सबसे पहले हमने बात किया था वर्जन फील्ड के बारे में। मैंने बताया था अगर आईपी V4 का है तो वर्जन आपको 4 दिखेगा, V6 का है तो आपको 6 दिखेगा। तो यहाँ पे आप देखो मैंने आपको बताया था ये बीट वाले इन्फॉर्मेशन में होता है, तो 0100 यहाँ पे फील्ड का इन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब इसका जो डेसिमल वैल्यू है 4 है, तो आप आईपी V4 यूज कर रहे हो। अगर आईपी V6 के लिए होता तो उसका जो बाइनरी वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाता और आपका ये आईपी V6 के लिए हो जाता। उसके बाद आपका हेडर लेंथ होता है, ये भी बाय डिफॉल्ट आपका 20 बाइट का ही है, क्योंकि हम लेयर 7 से प्रोटोकॉल में जो डाटा है ना वो जनरेट किया है, इसलिए आईपी का भी जो डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन है या फिर डिफॉल्ट साइज है आईपी हेडर का, वही यहाँ पे यूज हो रहा है। आपका हेडर का जो लेंथ है 20 बाइट का वो दिखा रहा है। इसके बाद ये वाले फील्ड वगैरह, ये जो मैंने आपको बताया था ना, आपके पास 2 फ्लैग्स थे, तो ये वाले जो इन्फॉर्मेशन आपका होता है डीएचसीपी वगैरह होता है ना आपका, वो मल्टीकास्ट वगैरह के लिए जब आप यूज करते हो तो उस जगह पे ये वाला आपका यूज होता है, ठीक है। तो ये वाले 2 आपका फ्लैग के लिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये दिखा रहा है। और फ्लैग्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो आपके लिए रिजर्व बिट, ये देखो ये मोर फ्रैगमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था। हाँ, और एक फ्लैग के बारे में मैं आपको भूल रहा था बताने के लिए, ये आपका होता है डोंट फ्रैगमेंट। डोंट फ्रैगमेंट मतलब आपका फ्लैग क्या होता है, अगर किसी भी पैकेट के साथ डोंट फ्रैगमेंट वाला इन्फॉर्मेशन लग के आया है ना, तो उस जगह पे आपका जो फ्रेगमेंटेशन होता है ना, वो फ्रेगमेंटेशन आपका परफॉर्म नहीं होता है। और एक आपके पास रिजर्व है 3 बिट के लिए जो हमने रखा था, उसमें से एक तो मोर फ्रैगमेंट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मोर फ्लैग के बारे में, और एक आपके पास है डोंट फ्रैगमेंट फ्लैग करके। इसका मतलब किस जगह पे हम यूज करते हैं, हमें पता है अगर मेरा सर्विस टीसीपी यूज कर रहा है ना, तो उस जगह पे आपका टीसीपी में ऑलरेडी सेगमेंटेशन हो जाता है। उसके बाद आईपी हेडर में फिर से फ्रेगमेंटेशन यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो इसीलिए कुछ सर्विसेज के लिए हम प्रोसेस को थोड़ा बचाने के लिए अपने डिवाइस में ना, उसमें क्या करते हैं, डोंट फ्रैगमेंट वाला जो बीट होता है ना, वो हम ऑन करके छोड़ देते हैं, ताकि आपका क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो भी आपका पैकेट टीसीपी के थ्रू पास होके आएगा, वो फिर आईपी हेडर के पास उसके लिए कोई फ्रेगमेंटेशन आपका परफॉर्म नहीं होता है। ये होता है आपका काम जो डोंट फ्रैगमेंट फ्लैग के लिए। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रहा है, इसके बाद कोई हमने पैकेट डेटा वगैरह हमने जनरेट नहीं किया, इसलिए वो नहीं दिखा रहा है मोर फ्रैगमेंट वाला, नहीं तो आपका मोर फ्रैगमेंट जो है वो ऑन होके आता। और फ्रैगमेंट ऑफसेट के लिए जैसे यहाँ पे भी 0 है, क्योंकि मैंने आपको बताया था फ्रैगमेंट ऑफसेट आपका क्या होता है, अगर एक बड़ा वाला बड़ा वाला पैकेट को अगर हम डिवाइड करते हैं कुछ फ्रैगमेंट में,
तो उस केस में फ्रेगमेंट ऑफसेट में आपका सीक्वेंस नंबर जैसा कुछ चीज़ लग जाता है, ताकि जिसको रिसीव हो वो इन्फॉर्मेशन वो क्या करता है, रीअरेंज कर पाए एक के बाद एक। जैसे उस दिन मैंने आपको बता रहा था ना, हेलो हाउ आर यू करके मैसेज किसके बाद किसे अरेंज करना है। तो यहाँ पे जैसे मेरा पैकेट छोटा है, एक ही पैकेट मेरे पास आ रहा है, छोटा सा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो इसे फ्रेगमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, इसीलिए एक ही फ्रेगमेंट है, तो फ्रेगमेंट ऑफसेट में कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है। और टीटीएल वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था सिस्को वाले डिवाइस हो तो टीटीएल वैल्यू आपका जब जनरेट होता है वो 255 से जनरेट होता है। तो यहाँ पे मैंने सिस्को वाले डिवाइस से जनरेट किया, इसलिए मेरा टीटीएल वैल्यू जो है वो 255 के साथ है। उसके बाद प्रोटोकॉल नंबर मैंने आपको बताया कि अगर लेयर 7 से कोई इन्फॉर्मेशन आपका जनरेट हो रहा है और ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका टीसीपी को यूज कर रहा है या यूडीपी को यूज कर रहा है, आईपी हेडर में जो प्रोटोकॉल नंबर होता है ना, उस जगह पे आपका क्या होता है, टीसीपी या फिर यूडीपी का इन्फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखो जैसे कि टेलनेट हमारा क्या है कि टीसीपी को यूज कर रहा था, इसीलिए प्रोटोकॉल टाइप वाले फील्ड में ये क्या कर रहा है, टीसीपी के इन्फॉर्मेशन ये आपका यूज कर रहा है, जो कि 6 यहाँ पे है टीसीपी का पोर्ट नंबर या प्रोटोकॉल नंबर। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने बताया था कि हेडर चेकसम जो होता है आईपी में सिर्फ हेडर के लिए वो रन करता है, इसलिए उसका नाम हेडर चेकसम है। इस हेडर चेकसम में ये क्या कर रहा है, ये वाला इन्फॉर्मेशन वेरीफाइमेंट डाल के दे रहा है। हेडर चेकसम स्टेटस यहाँ पे अनवेरीफाइड इसलिए लिख रहा है, ये आईपी हेडर के अंदर कोई फील्ड नहीं होता है। ये जैसे मैंने वायरशार्क में मैं देख रहा हूँ ना, तो इसमें कुछ फीचर इसने ऐड करके रखा है, ये एप्लीकेशन का ये फीचर है वायरशार्क का, तो भी वो दिखा रहा है कि हेडर चेकसम स्टेटस अनवेरीफाई है, क्योंकि ये जो हेडर चेकसम है इस डिवाइस ने जनरेट करके आगे भेजा है, डिवाइस रिसीव करने के बाद इसे वेरीफाई नहीं किया है, इसीलिए उसने जो हेडर चेकसम स्टेटस हो गया उसको अनवेरीफाई करके रखा है। उसके बाद आपका सोर्स आईपी एड्रेस, जिस डिवाइस से मैंने पैकेट जनरेट किया था या फिर टेलनेट रिक्वेस्ट जिस डिवाइस से डाला था उसका आईपी एड्रेस, जिसके लिए मैंने टेलनेट किया था उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस यहाँ पे आपके पास आ गया। तो ये आपका टोटल स्टोरी जो है आपका आईपी हेडर में जो जो इन्फॉर्मेशन होता है इसके लिए आपका ये टोटल स्टोरी हो गया। फिर अभी हम देखने के लिए जाएंगे इथरनेट हेडर के लिए। इथरनेट हेडर में आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जनरल इथरनेट हेडर में आपका प्रीएम्बल भी नहीं होता है इन्फॉर्मेशन। प्रीएम्बल इन्फॉर्मेशन आपका फ्रेम बनने के बाद में ऐड किया जाता है, लेकिन अगर ओरिजिनल अगर आप इथरनेट हेडर की बात करते हो या फिर इथरनेट 2 हेडर की अगर आप बात करते हो, तो इथरनेट 2 वाले हेडर में आपका प्रीएम्बल और एसएफडी नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। आपका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस से डायरेक्ट आपका इथरनेट हेडर शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे इसने इथरनेट 2 यूज किया है, इथरनेट, या फिर आप ऐसा मान सकते हो इथरनेट वर्जन 2 इसने यूज किया है, इसलिए डायरेक्ट उसने क्या किया, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जिसको भेजना है उसका मैक एड्रेस, उसके बाद सोर्स मैक एड्रेस मतलब जो भेज रहा है उसका मैक एड्रेस, और आपको दिखेगा ये टाइप वाला फील्ड। ये टाइप वाले फील्ड में बेसिकली आपको देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर में IPv4 यूज हो रहा है तो आपका टाइप वाले फील्ड में जो इन्फॉर्मेशन है वो 0800 वाला आता है, तो यहाँ पे भी आपका वही वाला इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है। हालांकि FCS वाला फील्ड यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए क्योंकि आपका ये इथरनेट हेडर का पार्ट नहीं होता है, बाद में आपका क्या किया जाता है वो वाला इन्फॉर्मेशन को ट्रेलर करके अटैच कर दिया जाता है, इसलिए आपका FCS का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। ये स्टोरी है आपका एक एनकैप्सुलेशन का प्रोसेस, मतलब ये टेलनेट वाला आपका डेटा जो है, सबसे पहले आपका टेलनेट वाला जो इन्फॉर्मेशन था ना वो आपका डेटा है जो लेयर 7 से जनरेट हुआ। फिर आपका टीसीपी के पास जब वो इन्फॉर्मेशन आ गया, टीसीपी क्या किया, इस टेलनेट के ऊपर अपना हेडर अटैच कर लिया और उसे सेगमेंट बोल दिया। फिर उस सेगमेंट को उसने क्या किया, लेयर 3 के पास भेज दिया। फिर आईपी ने क्या किया, उस सेगमेंट के ऊपर अपना इन्फॉर्मेशन अटैच कर दिया और उसे पैकेट बोल दिया। फिर उसको उसने हैंड ओवर कर दिया इथरनेट को, या फिर लेयर 2 के पास डेटा लिंक लेयर में जो प्रोटोकॉल था उसको उसने हैंड ओवर करा दिया। लेयर 2 ने फिर अपना इन्फॉर्मेशन अटैच करने के बाद उसे फ्रेम बोल दिया। वो फ्रेम आपका यहाँ पे आप देखो, ये वाला लेयर 1 में आपका सबसे पहले फ्रेम आ गया, ठीक है। ये फ्रेम का इन्फॉर्मेशन जब लेयर 1 में आ गया, लेयर 1 उसे क्या किया, 66 बाइट का फ्रेम जनरेट हुआ है यहाँ पे। लेयर 1 ने उसे कन्वर्ट कर दिया बीट्स में, टोटल 528 बीट्स में वो कन्वर्ट हो गया। उस बीट को फिर आगे वो क्या करता है, देखो इसमें लास्ट में अगर आप पढ़ोगे तो आपको दिखा है इंटरफेस 0 पे वो एग्जिट करने के लिए जा रहा है। और आपका डेटा जब इंटरफेस 0 से एग्जिट हो जाएगा तो भी आपका डेटा ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा और आगे आपका जो इथरनेट वायर है उसके अंदर से आपका डेटा होता है वो पास होकर आपका आगे चला जाएगा। ये आपका टोटल स्टोरी होता है एनकैप्सुलेशन प्रोसेस का, जो अभी मैंने टेलनेट से शुरू होकर आपका फिजिकल लेयर तक आ गया। ये आपका हमेशा जब भी कोई डिवाइस आपका डेटा को जनरेट करने की कोशिश करता है या फिर किसी को भेजने की कोशिश करता है तो पूरा ये कहानी उसे बनाना पड़ता है हर एक लेयर के हिसाब से, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था TCP/IP, ये एक्चुअली आपका TCP/IP हेडर ही यूज हो रहा है। TCP/IP हेडर में आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, तो यहाँ पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट लेयर आ गया, उसके बाद आपका नेटवर्क लेयर हो गया, डेटा लिंक लेयर, फिर आपका फिजिकल लेयर। तो 5 लेयर में जो जो काम जिसको करना है उन्होंने अपना काम किया
अपना इन्फॉर्मेशन अटैच किया और फिर आगे दूसरे लेयर को हैंड ओवर करा दिया, फिर वो वैसे ही सेम तरह का अपना काम करते 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 आपका बीट्स तक आके फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल में आपका डेटा कन्वर्ट होकर फिजिकल लेयर में जो भी फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया आपके पास था, इथरनेट हो गया या फिर वायरलेस सिग्नल वगैरह कुछ भी हो, उससे आपका डेटा जो है वो पास हो गया। फिर जब भी आपका डेटा क्या होता है, रिसीव होता है, तो रिसीव एंड में आपका क्या होता है, रिसीवर हमेशा फिजिकल लेयर पे आपका डेटा को रिसीव करता है। फिर फिजिकल लेयर में उसे क्या होता है, उस डेटा को वो बीट में कन्वर्ट कर लेता है, बीट से उसे फ्रेम मिल जाता है, उस फ्रेम को वो लेयर 2 में दे देता है। लेयर 2 में वो क्या करता है, फिर ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है ना, तो इसमें हमेशा वो क्या करता है कि आपका डेस्टिनेशन जो है ना मैक एड्रेस, उस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को सबसे पहले चेक करता है। करने के बाद वो देखता है कि ये जो मैक एड्रेस वो मेरा है कि नहीं है। उसने देख लिया कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मेरा है तो पैकेट मेरे लिए है। फिर वो क्या करता है, जो ट्रेलर वाला फील्ड था ना, उस ट्रेलर वाले फील्ड पे जो आपका इन्फॉर्मेशन था, जो FCS वाला जो इन्फॉर्मेशन था, उस चेकसम वैल्यू को वो चेक करता है। फिर अपने खुद का भी एक CRC एल्गोरिथम रन करके एक FCS वैल्यू निकालता है और दोनों को मिलाता है। अगर सेम है तो वो और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है ना, किसने भेजा था, किस टाइप का डेटा है, वो सारा इन्फॉर्मेशन वो खोल लेता है। फिर उसे पता चलता है कि ये जो टाइप वाले फील्ड वो देखता है और पता चलता है कि 0800 है, मतलब ये डेटा को मैं खोल के नहीं दे सकता और ये लेयर 2 का डेटा नहीं है, इसमें ऊपर वाले या फिर ऊपर के किसी लेयर से भी डेटा जनरेट हुआ है, मतलब डेटा अटैच किया गया है ऊपर वाले लेयर से, किसी प्रोटोकॉल ने किया है। कौन से प्रोटोकॉल, ये टाइप वाले फील्ड से उसे पता चला 0800 है, मतलब मेरे को IP को हैंड ओवर कराना है। फिर वो पैकेट वो क्या करता है, IP को दे देता है। IP सेम चीज़ करता है, सबसे पहले क्या करेगा, डेस्टिनेशन IP एड्रेस देखेगा। डेस्टिनेशन IP एड्रेस अगर खुद का है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। फिर क्या करेगा, चेकसम जो वैल्यू होता है ना, वो चेकसम वैल्यू भी वो चेक करता है, खुद का भी एक चेकसम वैल्यू वो रन कर लेता है। रन करने के बाद फिर चेकसम वैल्यू अगर सेम है तो इसका मतलब हेडर में कोई एरर वगैरह नहीं है, तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। फिर IP में जो भी काम उसे करना है उसने एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद एक यहाँ पे प्रोटोकॉल टाइप का एक फील्ड होता है, ये वाला प्रोटोकॉल टाइप वाले फील्ड में उसने देखा कि प्रोटोकॉल टाइप फील्ड में यहाँ पे वैल्यू 6 है, मतलब प्रोटोकॉल टाइप वाले वैल्यू पे कुछ फील्ड पे कुछ इन्फॉर्मेशन अटैच है, तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए नहीं है, ऊपर वाले लेयर से किसी ने जनरेट किया है। ठीक है, मेरे लिए तो है लेकिन मैं खोल के नहीं देख सकता, मैं ऊपर वाले लेयर को दे दूंगा। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे देखेगा 6 है, मतलब TCP को हैंड ओवर करा देगा ऊपर वाले लेयर पे। अभी TCP पे आपका इन्फॉर्मेशन आ गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो क्या करेगा, फिर देखेगा कि आपका डेस्टिनेशन पोर्ट और सोर्स पोर्ट नंबर वो चेक करेगा। ठीक है, सोर्स पोर्ट नंबर वो इसीलिए चेक करेगा क्योंकि आपके साथ कम्युनिकेट फिर से रिप्लाई करने के लिए आपको उस सोर्स पोर्ट नंबर जो होता है ना, जिस पैकेट में जो सोर्स पोर्ट नंबर था, उसको वो डेस्टिनेशन के हिसाब से यूज करेगा। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 23 है, मतलब इसको पता चल गया कि ये टेलनेट का डाटा है जो कि लेयर 7 से है, तो वो क्या करता है, टेलनेट को अपना पैकेट जो है हैंड ओवर करा देता है। फिर टेलनेट के पास एक बार इन्फॉर्मेशन आ गया तो टेलनेट उसे खोल के पढ़ सकता है, क्योंकि ये टेलनेट ने ही जनरेट किया था। क्योंकि आपका ऐसा होता है ना, अगर कोई इमेज टाइप का आप डेटा जनरेट कर रहे हो तो फिर उसे नोटपैड में तो आप नहीं देख सकते ना, तो हर एक स्पेसिफिकली एक टाइप ऑफ डेटा के लिए आपका हर एक एप्लीकेशन जैसे होता है ना, उसी तरह का जिसने जिस तरह का डेटा जनरेट किया है वो उसी को ही समझ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक के बाद एक होता है, उसने क्या किया कि देखा हाँ डाटा तो मेरे लिए है, लेकिन फिर भी मैं ऊपर वाले लेयर को क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने जनरेट नहीं किया या फिर मेरे पास क्रेडेंशियल नहीं है उसे चेक करने के लिए। ये इस तरह का होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे किसी ऑफिस के लिए अगर आप जा रहे हो ना, किसी ऑफिस के लिए अगर लेटर है, तो उसमें क्या होता है, आपका जो पोस्ट पियन होता है ना, वो सबसे पहले लेके ऑफिस में वो क्या करता है, उस लेटर को सबसे पहले जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं ना, उनको दे देते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड पहले चेक करते हैं, ऑफिस का नाम है, 2 में ऑफिस का नाम है, फ्रॉम में यहाँ से आया है, ठीक है, वो समझ लेते हैं कि अपने ऑफिस के लिए है, सही इन्फॉर्मेशन है, सही चिट्ठी है, लेकिन मेरे पास क्रेडेंशियल नहीं है कि इसे खोल के मैं पढ़ पाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, इसे जो होता है ना रिसेप्शन वगैरह में बैठते हैं, मैं उनको दे देता हूँ, वो पास करा लेंगे। फिर रिसेप्शन वाले ने ले लिया उस डेटा को, फिर उसने भी इन्फॉर्मेशन चेक किया कि ऑफिस के लिए तो डेटा है, कहाँ से कौन से दूसरे ऑफिस से आया है वो भी मेरे को पता है, लेकिन एक चीज़ ऐसा है कि ये वाला जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी है ना, इस इन्फॉर्मेशन को अभी मैं खोल के नहीं देख सकता क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मेरे बॉस के लिए है। फिर वो क्या करता है, उस डेटा को लेके या फिर उस चिट्ठी को लेके अपने बॉस के पास चला जाता है। फिर बॉस अपना इन्फॉर्मेशन निकालता है, चेक करता है हाँ मेरे लिए है कि नहीं, हाँ मेरे लिए है, तो वो खोल के पढ़ लेता है। तो यहाँ पे भी आपका इसी तरह का हर एक लेयर अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे इसी तरह का निभाते हैं। ये टोटल स्टोरी आपका हो जाता है जब भी आपका डेटा सेंड और रिसीव किया जाता है। इसमें